हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर बिहार बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज लेकर के चल रहे हैं, जिसमें बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर को लेकर के चल रहे हैं। और उसमें भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके करा रहे हैं बेटा? जूलॉजी के करा रहे हैं, जिसमें हमारे 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज का लेक्चर 4th है और ये पेपर फर्स्ट से रिलेटेड बेटा, जो क्योंकि आपको पता है थर्ड सेमेस्टर में हमारे 2 पेपर होने हैं, तो 2 पेपर में पहले पेपर में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में हमने बता दिया था। अब उसी सीरीज में आज के इस लेक्चर में हम 2 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और दोनों क्वेश्चन कैसे हैं बेटा? लॉन्ग है। ठीक है, बाकी के जो बच जाएंगे उनको हम लोग आगे फर्दर के जो लेक्चर्स आने वाले हैं उनमें कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। इससे जो भी वीडियो लेक्चर यहाँ पर अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है, ये बोलना बहुत जरूरी होता है क्योंकि बिना बोले आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं चैनल को। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो बेटा। और एक जरूरी बात ये भी है कि जो भी वीडियो लेक्चर यहाँ पर अपलोड किया जा रहा है इसको शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों तक। अगर आप दोस्तों तक नहीं शेयर कर पा रहे हैं तो शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, कॉपी करेंगे, लिंक जो वहां पर आएगा उसको कॉपी कर लेंगे और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ले जा करके लगा देना भैया। ठीक है, तो आपके बिना शेयर किए ही क्या हो जाएगा, उन तक ये बात पहुंच जाएगी कि आपने जो स्टेटस लगाया होगा उसको वो लोग देखेंगे और वो भी अपने स्टेटस पे क्लिक करके आकर के वीडियो को देख मतलब वीडियो लेक्चर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आप अपने साथ साथ अपने मित्रों दोस्तों का भी भला करते चलें। चलिए जाइए। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हमारा जो क्वेश्चन कवर होने हैं वो 5 और 6 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, यानी 5 और 6। पहले से लेकर के चौथे तक क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा 5th लेक्चर यहाँ पर है। ठीक है, मतलब 5th क्वेश्चन यहाँ पर हम ले रहे हैं। लेक्चर हमारा 4 है। लेक्चर में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, लेक्चर 4 है और इस लेक्चर 4 में हम लोग 5th क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारा 6 क्वेश्चन है उसको भी इसी लेक्चर के अंतर्गत कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन पास में ही आ रहा है और धीरे धीरे जितना भी बताया हुआ है वो सारा का सारा कंप्लीट कराना है। बॉटनी के ऊपर भी मैं जल्दी वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों को बता दूंगा। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते चलिएगा। समय रहेगा तो मैं बॉटनी के जो क्वेश्चंस बताऊंगा उनके आंसर्स भी यहाँ पर देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट एन अकाउंट ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन मैमल्स। मैमल्स में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जा रहा है इसके ऊपर आपको एक छोटा सा टिप्पणी करना है। ठीक है, छोटी सी क्या करनी है बेटा? टिप्पणी करनी है। अब मैमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जा रहा है, केवल और केवल किसकी बात कर रहे हैं बेटा? मैमल्स के केस की बात कर रहे हैं, मैमल्स के सदस्यों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन मैमल्स। ठीक है, क्या डालेंगे बेटा? रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन मैमल्स। मैमल्स में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जा रहा है उसको हम लोग देखेंगे। तो आपको पता है कि मुख्य रूप से मैमल्स में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है मेनली वो क्या होता है बेटा? लंग्स होते हैं, है ना? तो हमको लंग्स के बारे में यहाँ पर पढ़ना है, लेकिन लंग्स तक जाते जाते शुरुआत में जो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना बेटा, इस रेस्पिरेटरी सिस्टम का ओवरव्यू हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? ओवरव्यू, ना कि यहां पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ना ही हमको फेरिंग्स डिटेल में पढ़ना है, ना ही नेजल चेंबर डिटेल में पढ़ना है, ना ही ट्रैकिया डिटेल में पढ़नी है, ना ही लंग्स डिटेल में पढ़ना है ना, ना ही ब्रीदिंग का प्रोसेस डिटेल में पढ़ना है। बस हमको उसके बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लिखना है और यही हमारा क्या हो जाएगा? एक ब्रीफ अकाउंट हो जाएगा लिखने के लिए, है ना, मैमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन में। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन मैमल्स में आप सबसे पहले लिखेंगे कि जो मैमल्स होते हैं इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन मुख्य रूप से गैस एक्सचेंज करने के लिए हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो मैमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन मुख्य रूप से किसके लिए पाया जा रहा है बेटा? गैसियस एक्सचेंज को कराने के लिए। गैसियस एक्सचेंज को कराने के लिए हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर्म, बहुत ही अत्यधिक स्पेशलाइज्ड फॉर्म में पाया जाता है, जिससे ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर निकाला जाता है। तो इस प्रोसेस में क्या किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर एक्सेल करते हैं और ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं। ठीक है, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। अब ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर छोड़ना किस लिए इंपॉर्टेंट है बेटा? तो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस
जिसमें कोशिका के अंदर जो फूड पार्टिकल है या ग्लूकोज पार्टिकल है उसको तोड़ा जाता है। यानी कि कोशिका के अंदर जो उपापचयी क्रियाएं चलती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही होती है, उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है। और ऑक्सीजन इसलिए रिक्वायर्ड होती है क्योंकि हमको एनर्जी चाहिए। तो जो फूड पार्टिकल तोड़ा जा रहा है या जो फूड पार्टिकल ब्रेक डाउन किया जा रहा है हमारे सेल के अंदर, उससे एनर्जी रिलीज की जा रही है। किस फॉर्म में बेटा? एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है एटीपी के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर एनर्जी के साथ साथ कुछ वेस्ट मटेरियल भी एक्सक्रीट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, वो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, तो उनको हमारे बॉडी के बाहर भी निकाला जाता है, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में एटीपी तो बनता है, लेकिन इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के थ्रू, है ना, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू बाहर निकाला जाता है। अब ये कैसे निकाला जाता है, किस तरीके से होता है, उसको समझेंगे। आगे देखिए लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट कि मैमल्स में प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स के रूप में पाए जाते हैं। भाई जो मुख्य रूप से, है ना, जो प्राथमिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो किस रूप में पाया जा रहा है बेटा? लंग्स के रूप में पाया जा रहा है, फेफड़ों के रूप में पाए जाते हैं, जो ब्रीदिंग करने के लिए सहायक होते हैं। ब्रीदिंग कहने का मतलब क्या होता है? इनहेलेशन ऑफ गैस एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैस। ठीक है, या इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का लेना, एटमॉस्फेयर से लंग्स तक ऑक्सीजन का जाना, और लंग्स से एटमॉस्फेयर तक कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना क्या कहलाता है बेटा? ब्रीदिंग कहलाता है। यह श्वसन का, रेस्पिरेशन का एक प्रोसेस होता है। श्वसन 3 टाइप से होता है। ठीक है, एक तो ब्रीदिंग होता है, दूसरा हम देखेंगे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। कहां पर होगा? लंग से और ब्लड में, ब्लड से सेल में, और फिर सेल में क्या होता है बेटा? सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। तो 3 टाइप का यहां पर आप ब्रीदिंग मतलब रेस्पिरेशन देखेंगे। तो जो हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, इसको श्वसन नहीं कहते। एक्चुअल में सांस का लेना, सांस का छोड़ना ब्रीदिंग कहलाता है। ठीक है, अच्छा जी। आगे देखिए लिखा हुआ है मैमल्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन में फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। अब क्या क्या स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन में, उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला यहां पर हमको देखना है बेटा, नेजल कैविटी और फेरिंग्स, है ना। नासा छिद्र या नासा मार्ग और फेरिंग्स के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। अब देखिए रेस्पिरेटरी प्रोसेस तब स्टार्ट होता है, इसमें क्या लिखना है? रेस्पिरेटरी प्रोसेस यानी कि ब्रीदिंग का प्रोसेस या रेस्पिरेटरी प्रोसेस, है ना, पूरे रेस्पिरेशन तब स्टार्ट होता है जब एयर को नेजल कैविटी के माध्यम से अंदर की ओर खींचा जाता है। अब देखो, एयर को हम खींच रहे ना एटमॉस्फेयर से नोज के थ्रू, और नोज में अंदर की तरफ क्या बेटा? नेजल चैम्बर पाया जा रहा है। तो इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं? अंदर की तरफ एयर को खींचते हैं, जहां इसे फिल्टर्ड, इसको फिल्टर किया जाता है, वार्म्ड, गम किया जाता है। भाई फिल्टर किया जाएगा अब जाहिर सी बात है, एयर में बहुत सारा डस्ट पार्टिकल होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। वो डस्ट पार्टिकल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लंग्स तक ना पहुंचे, उसके लिए इतना बढ़िया मैकेनिज्म है, इतना बढ़िया सिस्टम पाया जा रहा है हमारे बॉडी का, कि जब हम इसको इनहेल करते हैं तो इनहेल करने पर क्या होता है बेटा? फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने का मतलब यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट है, बहुत सारे हेयर्स पाए जा रहे हैं, सीलिया पाए जा रहे हैं, तो उसके द्वारा क्या किया जाता है? इसको ट्रैप कर लिया जाता है। भाई एयर में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या डस्ट पार्टिकल, उसको ट्रैप कर लिया जाएगा। वार्म्ड किया जाता है, मतलब गर्म किया जाता है। ठंडी ठंडी हवा को डायरेक्ट लंग्स तक नहीं पहुंचाया जाता, जब तक ये अंदर पहुंचता है तब तक हल्की हल्की वो वार्म हो चुकी होती है। और मॉइस्टेंड किया जाता है। मॉइस्टेंड कहने का मतलब हल्की सी नमदार बनाया जाता है। ठीक है, किया जाता है। ये सारा का सारा प्रोसेस रेस्पिरेटरी प्रोसेस में एयर को खींचते समय होता है। आगे देखिए लिखा हुआ है नेजल कैविटी सीलिया कॉमा म्यूकस से भरी होती है ना। सीलिया बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो डस्ट कॉमा पैथोजेंस और अदर पार्टिकल्स को ट्रैप करने का कार्य करती हैं। ठीक है, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? डस्ट को ट्रैप करना, है ना, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करना, पैथोजेंस को ट्रैप करना। इनका क्या काम है बेटा? डस्ट, पैथोजेंस और अन्य पार्टिकल्स को ट्रैप करने का काम करती है, जिससे यह पार्टिकल्स लंग्स में एंटर नहीं कर पाते और हमारा लंग्स कैसा रहता है बेटा? स्वच्छ रहता है, साफ सुथरा रहता है, दिक्कत नहीं रहती। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे वाले होते हैं, तो स्मोकिंग करने वाले लोग होते हैं, तो स्मोकिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है वो डायरेक्ट जो है ना अपने लंग्स तक क्या कर रहे हैं? उस स्मोक को पहुंचा रहे हैं। ठीक है, और उसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल वगैरह जा सकता है, जिससे कैंसर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, है ना। बॉडी के साथ खिलवाड़ मत करो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है नेजल कैविटी से एयर फेरिंग्स। ठीक है, नेजल कैविटी से एयर जो होता है वो फेरिंग्स
फेरिंग्स को बेटा हम लोग थ्रोट के नाम से भी जानते हैं। तो नेजल कैविटी से एयर फेरिंग्स से होकर गुजरती है। अब देखो नेजल कैविटी, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि हमने एक हेड बना के रखा हुआ है ह्यूमन का, ये फोरहेड है, ये आई है, और ये बेटा नोज है। इस नोज और ये माउथ, नोज और माउथ के ऊपर इस तरीके से क्या पाया जा रहा है, एक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है जिसको हम लोग पैलेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पैलेट, तालू। इस पैलेट के थ्रू यहां पर एक चैम्बर बन जाता है। ठीक है, यहां पर क्या होता है बेटा, एक चैम्बर बन जाता है, एक यहां पर चैम्बर बनता है। तो जो नेजल यानी नोज में जो चैम्बर बनता है उसको हम लोग नेजल कैविटी कहते हैं, और जो ओरल माउथ में चैम्बर बनता है उसको हम लोग बक्कल कैविटी कहते हैं। ये नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी दोनों ही पीछे की तरफ, देखो ये पीछे की तरफ क्या हो रहे हैं बेटा, ओपन हो रहे हैं, ये पीछे की तरफ खुल रहे हैं। और जहां पर ये खुल रहे हैं, इस पूरे रीजन को, दिस रीजन, यहां से लेकर के यहां तक वाला है ना, ट्रैकिया या इसोफेगस के ऊपर वाला पोर्शन और नेजल चैम्बर के ठीक नीचे वाला पोर्शन, ये जो पीछे का, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड फेरिंग्स। और फेरिंग्स को अगर आप और डिटेल में देखेंगे तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेजोफेरिंग्स है ना, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स, जहां पर लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। लैरिंग्स मतलब वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो फिलहाल तो हम फेरिंग्स यहाँ पर देखें, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना क्योंकि हमको थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रोसेस समझना है। तो ये बात क्लियर हुई, ये नेजल चैम्बर पाया जा रहा है, ये बक्कल कैविटी पाई जा रही है। तो हमें इस चैम्बर के बारे में पढ़ना है। तो ये पहले तो देखो नोज से लेकर के यहाँ तक पीछे तक है ना, पीछे तक नेजोफेरिंग्स तक, कहाँ तक बेटा, नेजोफेरिंग्स तक फैली हुई है, जिसके अंदर म्यूकस और सीलिया प्रेजेंट है, जिसके अंदर म्यूकस और सीलिया प्रेजेंट है। जब एयर यहां से एंटर करेगी तो इसको यहां से यहां तक जाना पड़ेगा, फिर यहां से ये लैरिंग से होते हुए कहां जाएगी, विंड पाइप में या ट्रैकिया की तरफ जाएगी, और फिर ट्रैकिया से ये कहां जाएगा बेटा, लंग्स में जाएगा। यहां पर लंग्स पाए जा रहे हैं, ट्रैकिया से कहां जाएगा, लंग्स की तरफ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि नेजल कैविटी से एयर जो होता है वो फेरिंग से होकर गुजरती है, जो फूड एंड एयर दोनों के लिए एक कॉमन पैसेज के रूप में कार्य करती है। अब देखो भोजन और एयर के लिए, दोनों के लिए क्या कर रहा है बेटा, एक कॉमन पैसेज के रूप में काम कर रहा है। अब यहां से देखो एयर जो है बेटा, यहां से एयर अंदर की तरफ एंटर की फेरिंग्स में, यहां हम फूड खाते हैं तो ये फूड भी एंटर करता है यहां पर, कहां पर एंटर कर रहा है बेटा, फेरिंग्स में। लेकिन आप देखेंगे कि जो एयर होती है ये फेरिंग से होते हुए जाती है विंड पाइप में, है ना, एयर जो होती है वो फेरिंग से होते हुए जाती है विंड पाइप में, और जो फूड जो है वो फेरिंग से होते हुए जाता है ईसोफेगस में, और ईसोफेगस से नीचे स्टमक में पहुंच जाता है, और ये बेटा कहाँ आ जाता है, एयर कहाँ जाता है, लंग्स में आ जाता है, ये स्टमक में, लंग्स, इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है बेटा, पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। आगे देखिए लिखा हुआ है, नेक्स्ट हेडिंग हमारी लैरिंग्स, जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स, कुछ इस तरीके से ये प्रेजेंट होती है वॉइस बॉक्स। ठीक, लाइक दिस। ठीक है, वॉइस बॉक्स यानी कि आवाज को निकालने वाला बक्सा। अब देखिए लिखा हुआ है, फेरिंग से एयर होते हुए लैरिंग्स में चली जाती है। अब फेरिंग से, अब जो फेरिंग्स वाला पोर्शन पाया जा रहा है वहां से होते हुए ये लैरिंग्स में एयर जाएगी, जो ना केवल साउंड प्रोडक्शन यानी कि वॉइस में काम करती है, साउंड प्रोडक्शन में काम करती है, बल्कि सोलोइंग के समय ट्रैकिया को बंद करने में सहायक होती है, जिससे फूड पार्टिकल्स ट्रैकिया में ना जाकर इसोफेगस में आसानी से चला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। सॉलो करते समय क्या होता है, जब फूड को हम लोग सॉलो करते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो विंड पाइप है जिसको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं, इस ट्रैकिया के ऊपर इस तरीके से वोकल कॉर्ड पाया जाता है, जिसको लैरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लैरिंग्स। अब जिस समय हम फूड को सॉलो कर रहे होते हैं, निगल रहे होते हैं, तो उस समय यहां पर जो एक ग्लॉटिस होता है, ये ग्लॉटिस क्या करता है, इसके ऊपर प्रेशर डालेगा और ये जो लैरिंग्स होगा ये क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जिससे फूड यहां ना जाकर के आसानी से इसोफेगस में चला जाता है। समझ पा रहे हो? यानी कि 2 पाइप हैं, ऐसे मान लो ये 2 पाइप हैं, 2 पाइप हैं, इन दोनों पाइप्स के अंदर यहां पर एयर जा रहा है, यहां पर फूड जा रहा है। अब जब हम, अब कॉमन पैसेज तो एक ही है, यहीं से जाना है, यहीं से जाना है, तो यहां से अगर मान लो फूड आ रहा है, ये प्रेजेंट है, तो ये लैरिंग्स में भी तो जा सकता है, ट्रैकिया में भी तो जा सकता है। ट्रैकिया में ना जाकर के फूड पाइप में ही जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर लैरिंग्स पाया जाता है, ये लैरिंग्स क्या करता है, इस तरीके से प्रेजेंट होता है,
और जैसे ही फूड पार्टिकल ऊपर से आता है, ये ऑटोमेटिक क्या करता है, इसको बंद कर देता है। और आपने देखा होगा जब हम लोग सॉलो कर रहे होते हैं तो हमारा नासा छिद्र भी बंद हो जाता है। जो नेजल चैम्बर होता है ये भी पीछे की तरफ आप देखते हैं कौवा लटका होता है जिसको यूवुला कहते हैं। ये यूवुला पीछे की तरफ इसको ट्रैप कर बंद कर देता है, ठीक है, नेजल चैम्बर को, जिससे हमारा फूड पार्टिकल नोज में भी नहीं जा पाता है। जब धांसा लगता है ना, कहते हैं अरे धांसा लग गया चलो पानी पी लो, तो धांसा लगने में कभी-कभी इतना खतरनाक भी धांसा लगता है कि अगर यूवुला अच्छे से नहीं बंद हो पाया और ये फूड पार्टिकल नोज में चला जाएगा तो नोज से फूड पार्टिकल बाहर भी आता है, आपने देखा होगा, है ना? कभी-कभी अनुभव भी किया होगा, किसी-किसी के साथ में ये हुआ भी होगा। खैर, ये काफ़ी डेंजरस कंडीशन होती है इस समय की। आगे देखिए लिखा हुआ है लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं, जो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेट करते हैं। अब बेटा लैरिंग्स में क्या पाए जा रहे हैं बेटा? वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट है। लैरिंग्स में क्या पाए जा रहे हैं? वोकल कॉर्ड पाए जा रहे हैं। ये वोकल कॉर्ड साउंड को निर्मित करने में, साउंड को निकालने में सहायक होते हैं। ठीक है। थर्ड हेडिंग देखिए लिखी हुई है ट्रैकिया। अब लैरिंग्स के बाद में क्या होगा बेटा? ट्रैकिया। तो सबसे पहले हमारा क्या था बेटा? नोज था। नोज के बाद में हमारा नेजल चैम्बर था। नेजल चैम्बर कहाँ ओपन हो रहा था बेटा? फेरिंग्स में, है ना? फेरिंग्स कहाँ ओपन हो रहा है? लैरिंग्स में। लैरिंग्स कहाँ ओपन हो रहा है? ट्रैकिया। लैरिंग्स कहाँ ओपन हो रहा है बेटा? ट्रैकिया में। और ये एक पैसेज देखो बनता हुआ जा रहा है, ये एक पैसेज बनना है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। अभी आगे ये लंग्स तक पहुंचेगा और आखिरी जो स्ट्रक्चर इसका होगा वो एल्वियोलाई होगा या एल्वियोली होगा, दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है, आप एल्वियोलाई कहें ज्यादा अच्छा लगता है ना? तो ट्रैकिया जिसको विंड पाइप के नाम से जाना जाता है। अब एयर यहां पर जाएगी, देखिए लिखा हुआ है लैरिंग्स के ठीक नीचे ट्रैकिया यानी कि श्वास नली पाई जाती है, जो एक फ्लेक्सिबल ट्यूब के रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जा रही है बेटा? फ्लेक्सिबल ट्यूब के रूप में पाई जा रही है। लेकिन ये कोलैप्स ना हो जाए इस कारण इसके ऊपर कार्टिलेज की रिंग्स भी पाई जाती है, जो लंग्स तक जाने के लिए मुख्य एयर वे के रूप में कार्य करती है ना? लंग्स में जाने के लिए मेन एयर वे यानी कि श्वास पथ के रूप में काम करती है। ट्रैकिया को कार्टिलेज रिंग्स के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, जो इसे कोलैप्स होने से रोकता है। यानी कि इसका अगर आप इस तरीके से देखेंगे ट्रैकिया, तो इसके ऊपर कुछ इस तरीके से क्या पाया जा रहा है बेटा? कार्टिलेज की रिंग्स पाई जा रही है। ये कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जा रही हैं। ये कार्टिलेजिनस रिंग्स क्या करेंगी? इस ट्रैकिया को कोलैप्स होने में, है ना? फ्लेक्सिबल है, तो फ्लेक्सिबल होने के कारण कोलैप्स हो सकती है। ये इस तरीके से बंद हो सकती है। बंद ना हो उसके लिए यहाँ पर क्या पाया जा रहा है बेटा? कार्टिलेज, कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट। क्या पाया जा रहा है बेटा? कार्टिलेज रिंग्स, जिसकी वजह से कोलैप्स नहीं होता और इसको ये आधार प्रदान करता रहता है। ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है ट्रैकिया इनर लाइनिंग भी, ट्रैकिया की जो इनर लाइनिंग होती है वो भी सीलिया और म्यूकस से कवर्ड रहती है। अब देखो ट्रैकिया में भी यहाँ पर क्या है? सीलिया और म्यूकस पाया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, मान लो नेजल चैम्बर से पैथोजन छूट गया या नेजल चैम्बर से एयर या डस्ट पार्टिकल छूट गया, तो वो लैरिंग्स में जाकर के ट्रैप हो जाएगा। मान लो लैरिंग से भी छूट गया तो वो ट्रैकिया के अंदर जाकर के ट्रैप कर लिया जाएगा। इतना ज्यादा सिक्योरिटी है, हाई पावर सिक्योरिटी पाई जा रही है एयर को लंग्स तक पहुंचाने के लिए, और फिर भी इन्फेक्शन हो जाता है। सोचो, हो तो जाता ही है ना। तो ट्रैकिया की इनर लाइनिंग, अब आप देखते हैं कि जो टीबी हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, वो तो इसी कारण होता है ना? लंग्स में ही होता है। तो ट्रैकिया की जो इनर लाइनिंग होती है ये भी सीलिया और म्यूकस से कवर्ड रहती है, जो फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप करने में सहायक होती हैं। तो इसका भी मेन फंक्शन क्या होता है? फॉरेन पार्टिकल को ट्रैप करना। ठीक है। ये हमारा थर्ड पोर्शन था ट्रैकिया। ट्रैकिया को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है ना? अब ट्रैकिया, ट्रैकिया डिवाइड करके किसमें चेंज होती है बेटा? ब्रोंकाई में चेंज होती है। तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं बेटा? फोर्थ हेडिंग डालिएगा, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो पहला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है ट्रैकिया दो मुख्य ब्रोंकाई में डिवाइड रहती है। ट्रैकिया में डिवीजन होगा और डिवीजन होकर के दो मुख्य पार्ट्स में डिवाइड होगा। मान लो ये ट्रैकिया है और ये इस तरीके से डिवाइड कर गया, ठीक है, ट्रैकिया डिवाइड कर गया दो मेन ब्रांचेस, ठीक है, जिनको हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा? ब्रोंकाई कह रहे हैं। ठीक है, जिनको क्या कह रहे हैं बेटा? ब्रोंकाई कहते हैं। जिसमें एक प्रत्येक लंग्स में एंटर करता है, जिसमें से ये वाला एक लंग्स में जाएगा और ये वाला दूसरे लंग्स में जाएगा। ठीक है, तो जिसमें से प्रत्येक एक लंग्स में क्या होता है बेटा? एंटर करता है। प्रत्येक ब्रोंकस फर्दर स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइड होकर के ब्रोंकियोल्स, है ना? अब ये जो प्रत्येक ब्रोंकस है ये फर्दर इस तरीके से देखो, ये डिवाइड हुआ। अब यहां पर भी ये डिवाइड होगा इस तरीके से,
लंग्स के अंदर जाकर के डिवाइड होगा। तो लंग्स के अंदर जब जाकर के डिवाइड होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ब्रोंक्यूल्स कहेंगे। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स में परिवर्तित हो जाती है, जो पूरे लंग्स में फैलती रहती है। तो पूरे लंग्स में ये ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होते रहते हैं। अब सबसे लास्ट जो इसका डिवीजन होता है, एक्चुअल में सबसे लास्ट वाला जो डिवीजन होगा वो ही कहलाता है एल्वियोलाई। क्या कहलाता है बेटा, एल्वियोलाई। अब डिटेल में तो जाना नहीं है, तो सबके नाम बताने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है ना। तो यहाँ पर केवल जनरल फीचर्स देख रहे हैं या हम सिर्फ कॉमन पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। तो कॉमन पॉइंट्स में आपको एक दो डिवीजन याद रखना है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं, ये लास्ट इसका जो डिवीजन होगा ब्रोंक्यूल्स का, ठीक है, वो एल्वियोलाई में होता है। और एल्वियोलाई एक ऐसे साइट होते हैं, एल्वियोलाई एक ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ब्लड से एल्वियोलाई में आएगी और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन को कहाँ भेजा जाता है बेटा, ब्लड में भेजा जाता है। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है, यह ब्रांचिंग नेटवर्क लंग्स में सभी भागों में एयर को डिस्ट्रीब्यूट करने में सहायता करती है। अब ये जो ब्रांचिंग नेटवर्क होता है, ये लंग्स के अंदर सभी लंग्स में हर एक पार्ट में, है ना, एयर को डिस्ट्रीब्यूट करने में सहायक होता है। ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेज एब्सेंट होते हैं। अब ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेज नहीं पाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन यह स्मूथ मसल से कवर्ड रहते हैं। यहां पर क्या नहीं पाया जा रहा बेटा, कार्टिलेज की रिंग नहीं पाई जा रही ब्रोंक्यूल्स में, केवल ट्रैकिया तक ही था। ट्रैकिया तक था, ब्रोंकिया ब्रोंकस तक था, ब्रोंकाई तक था, लेकिन ब्रोंक्यूल्स में ये कार्टिलेज रिंग नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पर अगर कोलैप्स हो जाएगा, वहां पर अगर मान लो ये हार्ड कवरिंग जाएगी तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना बंद हो जाएगा। तो वहां पर क्या होता है बेटा, स्मूथ मसल्स की कवरिंग रहती है जो एयर फ्लो को रेगुलेट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती है। ठीक है, अब यहां पर जो पाए जा रहे हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो पाए जा रहे हैं, ये लाइक दिस, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं बेटा, यहां अंदर की तरफ, यहां अंदर की तरफ क्या करेंगे बेटा, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके एयर को पहुंचाने का काम करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है बेटा, लंग्स, फेफड़ा, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, लंग्स है। अब लंग्स को फिलहाल तो बाद में पढ़ाना था, लेकिन चलो पहले पढ़ लो लंग्स। देखिए लिखा हुआ है, लंग्स प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जो चेस्ट कैविटी में रिब कैज, ये देख लो, चेस्ट कैविटी में, ये थोरेसिक रीजन होता है जिसको चेस्ट कैविटी कहते हैं, और यहाँ पर रिब्स पाई जाती हैं, है ना। रिब्स केज के द्वारा प्रोटेक्टेड रहते हैं और एक जोड़ी होते हैं। प्रत्येक लंग्स को लोब में डिवाइड किया जाता है, यानी कि हर एक लंग्स में लोब पाए जाते हैं, जिसमें राइट लंग्स में 3 लोब पाए जाते हैं और लेफ्ट लंग में 2 लोब पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? राइट में 3, लेफ्ट में 2 क्यों? जैसे मान लो ये इस तरीके से लंग्स पाया जा रहा है और ये इस तरीके से आप देखेंगे, यहां पर क्या है बेटा, 3 लोब पाए जा रहे हैं लाइक दिस, 1 2 3, और यहां पर केवल 2 लोब पाए जा रहे हैं। तो राइट वाले, अब ये राइट कैसे है सर, ऐसे खड़े हो जाओ, जो डायग्राम बनाओ तो ऐसे खड़े हो जाओ, इधर वाला जो होगा वो राइट होगा, इधर वाला लेफ्ट होगा। तो लेफ्ट राइट में 3 लोब्स है ना, और लेफ्ट में बेटा, लेफ्ट में 2 लोब हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा देखो, यहां पर लेफ्ट वाले लंग्स के पास में एक नॉच पाया जाता है। इस नॉच का प्रेजेंट इसलिए होता है क्योंकि इस साइड में बेटा हार्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हार्ट। तो हार्ट के प्रेजेंट होने के कारण लेफ्ट लंग्स में एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, और इस नॉच लाइक स्ट्रक्चर के बनने से लंग्स में केवल 2 ही लोब रह पाते हैं, राइट। तो इसीलिए यहां पर लंग्स के केस में आप देखेंगे कि राइट वाले में 3 लोब होते हैं और लेफ्ट वाले में 2 लोब होते हैं। याद रखोगे ना। चलो आगे देखते हैं। प्रत्येक लंग्स को लोब में डिवाइड किया जाता है, जिसमें राइट में 3, लेफ्ट में 2 होते हैं। ठीक है, लंग्स के अंदर ब्रोंक्यूल्स टाइनी एयर सैक बहुत ही पतली पतली छोटी छोटी एयर सैक्स में समाप्त हो जाते हैं। जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ये लास्ट में लंग्स के अंदर ही समाप्त हो जाते हैं, जिन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है, जो गैस एक्सचेंज के साइट होते हैं। ठीक है, इन्हीं के अंदर गैस एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई। नेक्स्ट हेडिंग हमारी पड़ेगी बेटा एल्वियोलाई। मैमलियंस रेस्पिरेटरी सिस्टम में एल्वियोलाई सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, जो स्मॉल बलून लाइक शैक के फॉर्म में पाए जाते हैं, जहां एयर से ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम मतलब रक्त प्रवाह में जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई में
एक्सपेल किया जाता है, जैसे ब्रीदिंग के साथ एक्सेल कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे ब्रीदिंग प्रोसेस के साथ में जब एक्सेलेशन ऑफ हम एयर करेंगे तो उसके साथ में हम क्या करेंगे, यानी लंग्स से जब हम एयर को बाहर निकालेंगे तो क्या करेंगे बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। समझ में आ रहा है बेटा? एल्वियोलाई। देखो इस पूरे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन कहा गया हम उसी पे बात कर रहे हैं, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। डिटेल में जाने के लिए आपको हमारे प्रीमियम बैच में आना पड़ेगा, ठीक है। और इस बार मैंने वो प्रीमियम बैच नहीं पढ़ाया, तो हो सकता है कि फोर्थ सेमेस्टर में वहां पर आप लोगों को पढ़ाऊं एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। तो थर्ड सेमेस्टर तो पूरा मैं यहाँ पर आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर ही प्रोवाइड करे दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिए और यहाँ पर आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, और इससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो उसको छोड़ के मत आइएगा। और आप सभी को बताना चाहूंगा कि कॉपी भरी होनी चाहिए। कॉपी भरी होने का मतलब ये होता है कि आप लिख के जरूर आइए। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उन क्वेश्चंस को पहले करिए, जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको आप बाद में करिए, लेकिन करिए जरूर। और ये भी बात है कि ऐसा भी नहीं करना है कि हमको सेक्शन सी वाला क्वेश्चन आता है और फिर सेक्शन ए वाला क्वेश्चन करना है, तो ऐसा भी नहीं पहले पेज में आपने सेक्शन सी डाल दिया और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर डाला, फिर दूसरे पेज में आपने क्या किया, सेक्शन बी डाल दिया, क्वेश्चन नंबर 2 कर डाला। ऐसे नहीं करना है, हमें एक एक सेक्शन को उठाना है। पहले सेक्शन में आप देख लो कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, दूसरे में देख लो, तीसरे में देख लो। अगर आपको हर सेक्शन में जिस सेक्शन में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर आते हैं उस सेक्शन को आप पहले कर डालो, और लॉन्ग क्वेश्चंस को आप लोग पहले किया करो, ठीक है। उनमें थोड़ा सा समय लगता है और थोड़ा सा घसीटा मार के फटाफट लिखो। शुरुआती 4-5 पेज में आप अच्छी राइटिंग बना करके लिखो, उसके बाद में आप घसीटना शुरू कर दो। इससे क्या होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है, कि शुरुआत में जब इंप्रेशन आप 4-5 पेज में डालोगे, एग्जामिनर के तो कहेगा कितना अच्छा लिखा है, और बाद में अगर आप चींटा मार भी लिख दोगे ना तो कहेगा नहीं यार बच्चे के पास टाइम नहीं था लेकिन लिखा तो उसने अच्छा है ना। तो पहला इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन तक चलता रहेगा, लास्ट तक वो कॉपी चेक करेगा लेकिन नंबर आपके कम नहीं करेगा। तो ये थोड़ा सा टिप्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इसको आप लोग याद रखिए। चलो, सेवंथ जो यहाँ पर पोर्शन है उसको हम लोग बेटा कहते हैं डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। अब भाई रेस्पिरेटरी, मैमलियन रेस्पिरेटरी में डायफ्राम का और इंटरकोस्टल मसल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इंटरकोस्टल मसल, डायफ्राम क्या है ना, ये एक डोम लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे थोरेसिक रीजन और एब्डोमिनल रीजन के बिल्कुल जस्ट बीच में पाया जाता है। इंटरकोस्टल मसल्स क्या होते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स हमारे रिब केज में पाई जाती हैं। जैसे ये हमारा रिब पाया जा रहा है ना, ये रिब, ये जो रिब्स पाई जा रही बेटा, इन रिब्स में ये मसल्स पाई जाती हैं इस तरीके से, और इन्हें क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। इन्हें क्या कहते हैं बेटा, इंटरकोस्टल मसल्स, राइट। चलो, देखिए लिखा हुआ है ब्रीदिंग की प्रक्रिया डायाफ्राम द्वारा संचालित होती है, जो लंग्स के नीचे स्थित एक डोम शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है, ठीक है। ब्रीदिंग की जो प्रक्रिया होती है डायफ्राम द्वारा संचालित होती है। डायफ्राम ये तय करेगा कि ब्रीदिंग होना है कि नहीं होना। डायफ्राम खराब तो ब्रीदिंग खराब, ठीक है। और ये कहां पर पाया जाता है बेटा, ये हमारे एब्डोमिनल रीजन में, लंग्स के नीचे, लंग्स के नीचे एब्डोमिनल रीजन में, ठीक है, एब्डोमिनल और थोरेसिक रीजन के बीच में पाया जाता है। देखिए लिखा हुआ है जब डायफ्राम क्या करता है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यह फ्लैट हो जाता है। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, फ्लैट हो जाएगा, जिससे चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है। चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा जिससे लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो जाता है। अब लंग्स के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा होता है चेस्ट कैविटी का, वो कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो एयर जो होती है वो अंदर आ जाती है, जिस क्रिया को हम लोग इनहेलेशन कहते हैं, है ना। तो ये एक तो नॉर्मल प्रोसेस हो गया। जब आप लोग देखो ना, दिन भर बैठे रहते हो, दिन भर सांस लेते हो, क्या रात में नहीं लेते, रात में भी लेते हो, यानी कि चौबीसों घंटे ये हमारी मशीन काम करती रहती है, इनहेलेशन ऑफ एयर, एक्सहेलेशन ऑफ एयर करती रहती है ना। लेकिन क्या हमारा चौबीसों घंटे इस पे ध्यान रहता है? नहीं। अब ध्यान आपका जा रहा होगा जब मैंने बोला सांस जा रही है, सांस छोड़ रहे हैं, हाँ भाई ये तो है, हो तो रहा है, और ये हर टाइम चलता रहता है। और ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो इनवॉलेंट्री मसल से क्या किया जाता है बेटा, परफॉर्म किया जाता है। अब मैंने यहां बोला इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, लेकिन इन मसल्स के ऊपर हमारा क्या होता है बेटा, कंट्रोल होता है। जैसे आप सांस ना लें, रोक ली, सांस को छोड़कर सांस को लेते रहे। अब यहां पर फोर्सफुली इनहेलेशन भी होता है, फोर्सफुली एक्सहेलेशन भी होता है। जैसे प्राणायाम करते समय आप योगा कर रहे हैं, कहते हैं सांस को खींचो, तो फोर्सफुली आप सांस खींचते, बाबा रामदेव बोल रहे हैं।
सांस को छोड़ो तो फोर्सफुली आप सांस को छोड़ रहे हैं, है ना? तो ये एक प्रोसेस होता है इनहेलेशन एक्सहेलेशन को और बेहतर करने के लिए, ये ज़्यादा बेहतर ही होते हैं, है ना? तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन एक नॉर्मल फिनोमेना में आप देखें, एक नॉर्मल फिनोमेना में देखें तो ये अपने आप होता रहता है। तो ये अपने आप होने के लिए ज़ाहिर-सी बात है जब अपने आप होगा तो कुछ मशीनरी उस टाइप की बनी होनी चाहिए। तो वो मशीनरी किस टाइप का काम कर रही है बेटा? डायाफ्राम पे काम कर रही है। डायाफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये फ्लैट होगा तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। लंग्स के ऊपर क्या होगा बेटा? लंग्स के ऊपर चेस्ट का या रिब का प्रेशर नहीं पड़ेगा, लंग्स में वॉल्यूम बढ़ेगा तो इनहेलेशन ऑफ एयर होगा। आसानी से आप सांस लोगे। अब जब डायाफ्राम क्या होता है बेटा? रिलैक्स होता है। पहले तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब ये रिलैक्स होगा। जब रिलैक्स होगा तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाता है। यहां पर चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है, यहां पर कम होता है, जिससे लंग्स के ऊपर रिब केज का प्रेशर पड़ता है और एयर जो होती है बेटा बाहर आ जाती है, जिस क्रिया को एक्सहेलेशन कहते हैं। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन समझ में आया, इसको अलग से पढ़ाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है रिब के बीच की इंटरकोस्टल मसल्स। अब देखो रिब्स में मैंने बताया ना, रिब्स में क्या पाया जा रहा है बेटा? इस तरीके से इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होती है। ये रिब्स मान लो पाया जा रहा है, इस रिब्स में इस तरीके से इंटरकोस्टल मसल्स पाई जाती है। तो रिब्स में क्या पाया जा रहा है बेटा? इंटरकोस्टल मसल्स पाए इस तरीके से, ठीक है? इंटरकोस्टल मसल अंदर से भी बाहर से भी प्रेजेंट है। तो रिब के बीच की इंटरकोस्टल मसल्स ब्रीदिंग के समय रिब केज को एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग में सहायता प्रदान करती है। यानी कि रिब केज को कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा और रिलैक्स भी करेगा, ठीक है? ये काम करता है कौन? एक्सटर्नल सॉरी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स करते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर दो टाइप की इंटरकोस्टल मसल्स होती है। एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होता है और दूसरा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होता है। तो वही निकल रहा था एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है? ये डिटेल फॉर्म हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो है व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्वेश्चन आ सकता है भाई, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? एक्सप्लेन फंक्शन एंड कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स के अंदर आपको एक्सप्लेन करना होगा सर्कुलेटरी सिस्टम को। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है ना? इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बेटा परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र। और अगर आप ब्लड लगा दो तो हो जाएगा रुधिर परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र, है ना? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमको कहां देखना है? वर्टिब्रेट्स में देखना है। तो देखिए लिखा हुआ है वर्टिब्रेट में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एक इंपॉर्टेंट वाइटल बायोलॉजिकल सिस्टम है। एक बहुत मुख्य रूप से वाइटल बायोलॉजिकल सिस्टम होता है जो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स हार्मोन्स को बॉडी की डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाने में एवं वेस्ट मटेरियल को बॉडी की सेल से बाहर निकालने में मदद करता है। तो इसका मेन फंक्शन आपने एक लाइन में लिख देना है। मेन फंक्शन क्या होता है? शरीर तक ऑक्सीजन को, यानी कि हमारे पूरे बॉडी के अंदर जो डिफरेंट टाइप की सेल्स डिफरेंट पार्ट में पाई जा रही हैं, वहां तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, वहां तक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना, है ना? और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने के बाद में सेल के अंदर जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलेगी तो वेस्ट मटेरियल बनेगा। इस वेस्ट मटेरियल को उस पोर्शन से, उस सेल से वापस लाना सर्कुलेटरी सिस्टम का ही काम होता है, ठीक है? आगे देखिए लिखा है सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने, होमियोस्टेटिस को बनाए रखने, होमियोस्टेसिस को बनाए रखने और इम्यून सिस्टम का समर्थन करने में भी अपनी भूमिका निभाता है, ठीक है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम केवल यही काम नहीं करता। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है? होमियोस्टेसिस को बनाए रखता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है और इम्यून सिस्टम को भी बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। अब आप कहेंगे सर इम्यून सिस्टम कैसे बनाता है? इम्यून सिस्टम तो नर्वस सिस्टम के थ्रू बनता है। नहीं भैया, इम्यून सिस्टम यानी कि बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर मान लो कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, फॉरेन बैक्टीरिया वगैरह आ गया, फॉरेन जीन आ गया, तो उस फॉरेन जीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो हमारी टी सेल होती हैं, है ना? टी सेल होती हैं, या आप यूं कहें कि जो हमारे बॉडी के अंदर पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम के लिए डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स और एंजाइम हार्मोन्स पाए जा रहे हैं, ठीक है? ये रिलीज कर दिए जाते हैं वाटर ब्लड के अंदर
और ये ब्लड के थ्रू उस फॉरेन जीन तक जाएगा और उसको मार गिराएगा। तो इम्यून सिस्टम में भी क्या कर रहा है बेटा, पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर जो हमको देखना है वो है कंपोनेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स, यानी कि वर्टिब्रेट्स के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट हैं, घटक हैं, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला और मेन मुख्य इंपॉर्टेंट घटक जो है हमारा वो हार्ट है। बिना हार्ट के सर्कुलेटरी सिस्टम किसी काम का नहीं, है ना। तो ये हार्ट शाहरुख खान है जो बाहें फैला करके खड़ा है, जिसमें आर्टरी कैपिलरी वेन्स के थ्रू क्या होता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अच्छा जी, देखते हैं। यह सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन होता है, मुख्य ऑर्गन होता है, जो मस्कुलर ऑर्गन के रूप में पाया जाता है, जिसका मुख्य कार्य बॉडी में ब्लड को पंप करना होता है। जिसका मेन फंक्शन क्या होता है बेटा, बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करना। मस्कुलर स्ट्रक्चर के रूप में बना हुआ है, ठीक है, और ये मेन ऑर्गन के रूप में है वर्टिब्रेट्स में। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है जो कि क्या करता है, ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करता है। हार्ट में चैम्बर पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है बेटा। हार्ट में क्या पाए जा रहे हैं बेटा, चैम्बर पाए जाते हैं, जो अलग अलग स्पीसीज के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। अब जैसे कि आप बात करते हैं फिश की, तो फिश के हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की अगर आप बात करें तो इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है आपको। एक रेप्टाइल्स में अगर आप क्रोकोडाइल की बात करें, केवल एक्सेप्शनल केस है बेटा, मैं आपको बता दे रहा हूं, क्रोकोडाइल में, ठीक है, क्रोकोडाइल में क्या होता है बेटा, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा, इस बात को याद रखिएगा। एक रेप्टिलियन है, लेकिन यहां से मतलब रेप्टिलियंस के एडवांस जो मेंबर है वहां से 4 चैम्बर डेवलप हो गया था। तो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में 3 चैम्बर मिलता है मेनली, लेकिन एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, वहां पर 4 चैम्बर है। बर्ड्स और मैमल्स की बात करें तो इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। क्लियर ना। तो चैम्बर देख लिया हमने, ये भी आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में रहेगा, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए लिखा हुआ है हार्ट लंग्स में ऑक्सीजन पुअर। हार्ट जो होता है वो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन पुअर ब्लड को, अब देखो लंग्स में जो ब्लड पहुंचाया जाता है वो ऑक्सीजन पुअर होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर डी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पुअर को यहां हम ये कह सकते हैं डी ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट के थ्रू लंग्स में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बोले तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन करता है, यानी को भेजता है, और बॉडी के अदर पार्ट्स में यानी कि अन्य भागों में ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये कहें तो ज्यादा अच्छा है, ऑक्सीजन रिच कहने का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, जिसमें ऑक्सीजन पाई जा रही, मतलब सिस्टेमिक सर्कुलेशन को पंप करता है। तो हार्ट बड़ा चालाक है, वो कहता है कि भैया मुझे ऑक्सीजन भी तो लानी है। तो ऑक्सीजन लाने के लिए क्या करता है, हार्ट के थ्रू ब्लड को भेजा जाता है लंग्स में, ठीक है, और लंग्स से वापस ये ब्लड आ जाता है और फिर हार्ट से पूरे बॉडी में ब्लड को भेज दिया जाता है। और पूरे बॉडी में भेजने के बाद में अगेन वो ब्लड कहाँ आता है बेटा, हार्ट में ही आता है। चलो अब हम बात करते हैं बेटा ब्लड वेसल्स की। अब जाहिर सी बात है, हार्ट पंप कर रहा है तो वो ब्लड वेसल्स के थ्रू पंप कर रहा होगा ना। अभी जो ब्लड वेसल्स पाई जा रही है कितने प्रकार की, तो देखो ब्लड वेसल्स की हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला हमारा बेटा आता है आर्टरीज, धमनी। देखिए लिखा हुआ है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से टिश्यू तक ले जाती है। आर्टरी का मेन फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी के अंदर ले जाना या टिश्यू तक ले जाना, हार्ट से बॉडी तक ले जाना, या हम बात करें टिश्यू तक ले जाना। इसमें एओर्टा जो होता है यानी कि महाधमनी, ये लार्जेस्ट आर्टरी होती है। तो ये पॉइंट आपको लिख देना है, महाधमनी लार्जेस्ट आर्टरी के रूप में पाई जाती है। सेकंड हमारा जो वेसल है वो बेटा कौन है, वेन, है ना, शिरा। या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी टिश्यू से हार्ट की ओर ले जाती है ना, हार्ट की ओर वापस ले जाती है, वापस लाती है। इसमें वेना कावा सबसे बड़ी वेन होती है। तो एओर्टा सबसे बड़ी है और वेना कावा सबसे बड़ा है। फिर थर्ड यहां पर जो वेसल्स पाई जाती बेटा, जिसको हम लोग कैपिलरी कहते हैं, बिना कैपिलरी के, बिना कैपिलरी के एक्सचेंज हो ही नहीं सकता था। यानी कि कैपिलरी में क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को एक्सचेंज किया जाता है या भेजा जाता है सेल के अंदर, और सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसको इसके अंदर ले लिया जाता है। देखो लिखा हुआ है यह टाइनी वेसल्स होती हैं जहां ब्लड और टिश्यू के बीच, ठीक है, ब्लड और टिश्यू के बीच गैसेस
न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्शन का वेस्ट प्रोडक्ट का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है ना। तो गैसेज हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, इनका एक्सचेंज हो रहा है, और जो यहाँ पर वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर बन रहा है उसको यहाँ पर लाया जा रहा है बॉडी के अंदर, है ना, या ब्लड के अंदर। तो ये बेटा किसके थ्रू हो रहा है? ब्लड वेसल्स के थ्रू हो रहा है। और ये ब्लड वेसल्स के अंदर कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? तो ब्लड वेसल्स के अंदर बेटा ट्रांसपोर्ट कर रहा है ब्लड, है ना, रक्त। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? रक्त, ब्लड। अब ब्लड की बात करें तो क्या कहते हैं? ब्लड इज द, क्या होता है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक के रूप में ब्लड पाया जाता है। अब ब्लड में कुछ चीजें होती हैं, ब्लड में कुछ पोर्शन पाया जाता है। जैसे ब्लड में सबसे पहला भाग होता है बेटा प्लाज्मा, है ना। प्लाज्मा क्या होता है? तो देखिए लिखा हुआ है, ये ब्लड का लिक्विड कंपोनेंट होता है जो सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स के को ले जाता है एवं वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी के बाहर निकालने में मदद करता है। तो यानी कि प्लाज्मा के अंदर आप देखेंगे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, वो प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं। फिर वही ब्लड में आप देखेंगे आरबीसी पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पोसेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये टिश्यू तक ऑक्सीजन को पहुंचाने और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में वापस ले जाने में मदद करता है। तो आरबीसी का मेन फंक्शन क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज को कराना। कैसे होता है बेटा? इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 पार्टिकल्स को, 4 मॉलिक्यूल्स को, है ना, ट्रांसपोर्ट करता है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है ना। तो रेड ब्लड सेल्स का मेन फंक्शन हो गया ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कराना। फिर वहीं पे हम बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी की बात करें, है ना। तो देखिए लिखा हुआ है, यह बॉडी के अंदर इंफेक्शन से लड़कर इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है। तो डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन आप ये याद रखो कि ये बॉडी के अंदर क्या करता है? इम्यून सिस्टम को बनाए रखने में काम करता है, यानी कि जो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं या जो इन्फेक्टेड पैथोजेंस होते हैं उनको ये मार गिराता है। ठीक है, कौन? डब्ल्यूबीसी। फिर इसके साथ साथ बेटा हमारे इसी ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्लेटलेट्स भी पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? प्लेटलेट्स। या बॉडी में चोट लगने पर ब्लड में क्लॉटिंग करने में, है ना, वुंड को सील करने में, यानी कि घाव को सील करने में और एक्सेसिव ब्लड लॉस को रोकने में मदद करती है। तो प्लेटलेट्स का बहुत बड़ा रोल होता है हमारा बॉडी, ठीक है। तो ये भी आप बात याद रखना। एंड फोर्थ पॉइंट यहां पर हमको देखना है, लिम्फेटिक सिस्टम। क्या पाया जा रहा है बेटा? लिम्फेटिक सिस्टम। ये भी यहां पर प्रेजेंट है। देखिए लिखा हुआ है, अलग होते हुए भी लिम्फेटिक सिस्टम अलग है, यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से लिम्फेटिक सिस्टम अलग है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो व्हाइट ब्लड सेल्स पाई जाती हैं ये अमीवाइड लाइक होती हैं, अमीबा जैसा संरचना को ये शो करती हैं, जिसके थ्रू कैपिलरी पोर से ये बाहर की ओर आ जाती हैं, यानी ब्लड से बाहर निकल आती हैं, जिससे एक अलग प्रकार का फ्लूइड बनता है जिसको लिम्फेटिक फ्लूइड कहते हैं। और इस लिम्फेटिक फ्लूइड को बाद में वापस कहां ड्रेन कर दिया जाता है बेटा? ब्लड में ही कर दिया जाता है। इस बात को याद रखना। तो लिम्फेटिक सिस्टम अलग है, लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम से क्लोजली एसोसिएटेड होता है ना, इसी से एसोसिएटेड है बहुत क्लोजली। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूबीसी ही क्या होती है बेटा? इस लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ के रूप में आती है। किस रूप में आती है बेटा? लिम्फ। और इस लिम्फ को अगेन कहां बेटा? कहां? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में वापस ड्रेन कर दिया जाता है ना। ये टिश्यू से क्या करते हैं? फ्लूइड सब्सटेंस जैसे लिम्फ को ब्लड स्ट्रीम में वापस लाने में मदद करता है, वापस लाने में मदद करता है और इम्यून फंक्शन में अपनी भूमिका निभाता है। तो ये क्या कर रहा है बेटा? टिश्यू से फ्लूइड सब्सटेंस को, है ना, टिश्यू से फ्लूइड सब्सटेंस बोले तो लिम्फ को ब्लड स्ट्रीम में, है ना, ब्लड स्ट्रीम में वापस लाने में मदद करता है और इम्यून फंक्शन में भी अपनी भूमिका निभाता है। तो ये तो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में देखा। अब हमें देखना है इसके फंक्शन के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन तो यही कर रहा था भाई कंपोनेंट और इसके फंक्शन के बारे में बताओ। तो फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हेडिंग डाल दीजिए। हमारी हेडिंग क्या पड़ेगी? फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। बस आपको थोड़ी सी हेडिंग याद रखनी पड़ेगी, किस क्वेश्चन में कितनी हेडिंग्स आपको डालनी है। ठीक है, तो हेडिंग जरूर डालें। अब फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन देखो बेटा क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। सॉरी,
इसका मेन फंक्शन हो गया ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना, है ना? मेन फंक्शन हो गया कि नहीं हो गया? तो देखिए लिखा हुआ है लंग से ऑक्सीजन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिएंट्स को पूरे शरीर में कोशिकाओं तक पहुंचाता है। सॉरी, ये क्या कर रहा है बेटा? लंग से ऑक्सीजन और डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिएंट्स को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम कर रहा है। कौन? सर्कुलेटरी सिस्टम। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू वेस्ट मटेरियल को भी क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। तो टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस से प्रोडक्ट प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल हो गया, इन सभी को एक्सक्रीटरी ऑर्गन जैसे लंग्स हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, यहां तक पहुंचाया जाता है और ये लंग्स, किडनी, लीवर इन वेस्ट मटेरियल को बॉडी के बाहर निकालने का और उसको चेंज करने का, तोड़ने का काम करते हैं। सर्कुलेशन ऑफ हार्मोन्स, भाई ये भी बहुत बड़ा रोल है। हार्मोन्स का सर्कुलेशन कराता है क्योंकि हार्मोन्स जो होते हैं, अब देखो ना पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पाया जा रहा है, टेस्टिस जो होता है वो हमारे बॉडी के नीचे होता है, या आप देखेंगे ओवरी की बात करें तो एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होता है। तो हेड रीजन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, और यहाँ से जो हार्मोन सेक्रेट किए जाते हैं ये वर्क करते हैं जाकर के टेस्टिस और ओवरी के ऊपर। तो हाउ इज दिस पॉसिबल? ब्लड। तो ये ब्लड में क्या करते हैं? हार्मोन्स को रिलीज किया जाता है। ये ब्लड हार्मोन को उस पार्टिकुलर टारगेट ग्लैंड्स के पास ले जाता है और वो ग्लैंड क्या करती है? आगे का काम करती है। तो टेस्टिस में जाएगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा, ओवरी में जाएगा तो oogenesis कराएगा। ठीक है, तो इसमें भी हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है और हार्मोन का सर्कुलेशन कौन करता है? ब्लड करता है। तो ग्लैंड से टारगेट ऑर्गन पर या टारगेट ऑर्गन तक हार्मोन्स को पहुंचाया जाता है, जो कि यह हार्मोन्स वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक, डिफरेंट टाइप की फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को क्या करते हैं बेटा? कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट, इम्यून डिफेंस में भी इसका बहुत रोल होता है। तो ब्लड जो होता है वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट ब्लड डिफेंस के लिए इम्यून सेल्स बोले तो WBC और एंटीबॉडीज को ले जाता है। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी इसका बहुत बड़ा हाथ होता है, यानी कि पूरे बॉडी में हीट डिस्ट्रीब्यूट करने और स्टेबल बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें भी बहुत बड़ा रोल अपना निभाता है। तो आई होप बेटा ये जो दो क्वेश्चन आपके थे, ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आपको पता है ये दोनों क्वेश्चन लॉन्ग हैं, इसलिए थोड़ा सा लंबा समय लग गया। अगर ये वीडियो पसंद आई है, आपको अच्छी लगी है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लग रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगाइए। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत।